नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। जय सिया राम। जय सिया राम। सुमित जी, दिल्ली धमाके को लेकर हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ गया है। माना यह जा रहा है कि 3,200 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते भारत लाई गई। अंजू जी, पहली बात यह है कि इसको अब दिल्ली ब्लास्ट नहीं बोले तो अच्छा है, क्योंकि ये भी खुलासा हो गया। मैं कल सुबह से बोल रहा था कि दिल्ली में ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये एक्सीडेंट था। ये ब्लास्ट करने का मतलब ही नहीं है। रीजन बीइंग, पहली बात यह है कि वो मुसलमान एरिया था। दूसरी बात, छुट्टी का दिन था। आपको मालूम है चांदनी चौक का जो वाला एरिया होता है, वहां पर मंडे को मार्केट बंद रहती है। और ये जो लोग हैं, ये तो मैक्सिमम इंपैक्ट करने की बात बोलते हैं कि हिंदू एरिया में ब्लास्ट करते। वाई इन देयर ओन एरिया? दैट मीन्स ये दिल्ली का ब्लास्ट नहीं है, ये एक्सीडेंटली ब्लास्ट हो गया, क्योंकि लोग पैनिक में थे। उन्हें मालूम था कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पीछे उनको पकड़ने में लगी हैं, और उस एरिया का नाकाबंदी हुई हुई थी जिस एरिया में ये घूम रहे थे। वहां पर आर्मी के लोग थे। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे साथ पहले पहले से थी। तो मैंने पहले कल सुबह ही बोल दिया था ये टेररिस्ट अटैक नहीं है। टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग थी, उससे पहले ही महादेव ने हमें बचा लिया, क्योंकि धमाका बहुत बड़ा करना था। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो ये बांग्लादेश का कनेक्शन है, पाकिस्तान का कनेक्शन है, क्या हमें इसके लिए प्रूफ की जरूरत है अभी भी? ये किसने करवाया, कहां से कौन सा मटेरियल आया? क्योंकि हमने अभी देखा रिसेंटली, दो तीन चीजों को जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरी पिक्चर क्या है। हमास के जानवर वो गाजा से निकलने के बाद अपनी जान को बचाते हुए वो कतर गए, तो वहां पे बचे नहीं, अब वो पाकिस्तान आ गए हैं। पीओके के अंदर हमास के जानवर पाए गए हैं। वो एलईटी और जो इनके लश्कर तैयबा और बाकी की जो बड़ी बड़ी इनकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेररिज्म की, वहां पर ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दिए कि आपको दोबारा से अटैक कैसे करना है, आपको केमिकल्स हैं या बॉम्ब्स कैसे बनाने हैं और कहां पे रखना है। पहले तो उनको यह बताया गया कि आपको जो बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं वहां पे रखना है। दूसरा, इनकी जो गंदी गंदी मस्जिदें होती हैं जिनका नाम होता है सुनहरी मस्जिद, लेकिन वहां पर पूरी प्लानिंग बनती है कि कैसे इसको अंजाम देना है, कहां से मटेरियल को कहां पे लेके जाना है। तो ये जो ऐसी मस्जिदों में कैसे रखना है आपको, क्योंकि वहां पर पुलिस और आर्मी नहीं जा सकती, कोई इंटरनेशनल लॉ है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेड इट, लेकिन ये सारी प्लानिंग आती है हमास से। अब दूसरा हमें पता लगा, ये तो हो गया पहला कड़ी। दूसरी कड़ी हमें यह पता लगी कि जो लश्कर तैयबा है, जो बाकी के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया, पीओके से निकालकर ये खैबर पख्तूनख्वा ले गए। ये 2 महीने पुरानी न्यूज है। लेकिन फिर न्यूज आया कि हमें बागराम एयरबेस मिल गया है, भारत का झंडा वहां पे फहरा दिया गया है। ऊपर से मोतक्की भारत में आया, तो जो हमारी नजदीकियां तालिबान के साथ बननी शुरू हो गई, तो ये अपने आप को अनसेफ इन्होंने फील करना शुरू कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी के लोग, ये कड़ियां हैं जो लोगों को समझनी पड़ेंगी कि कड़ियां कैसे चलती हैं। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी के लोग, आईएसआई का चीफ वो जाता है बांग्लादेश में। अब तो सुना है कि वहां के जो पाकिस्तान की नेवी है उसका नेवल शिप भी चिटागोंग पोर्ट के पास है। यानी कि 1971 में जिनसे आजादी ली थी, आज उन्हीं के हाथों में पलते हुए दिखाई देते हैं बांग्लादेशी। चलिए, इनको अपना इतिहास भूल गया हो, हम याद दिलाते रहेंगे, चिंता नहीं है। बट अब जो ये प्लानिंग है दोनों की इकट्ठे मिलकर काम करने की, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऑपरेशन सिंदूर में देखने पर उनको पता लग गया कि भारत का मुकाबला सीधे तरीके से नहीं कर सकते, इसको अंदर से ही खत्म करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए पाकिस्तान अकेला भी कोशिश करे नहीं कर सकता। हमारी नजर पाकिस्तान के ऊपर बड़ी डीपली है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लानिंग चेंज कर दी। प्लानिंग चेंज कर अपने सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका सबका बेस बना दिया बांग्लादेश के अंदर। और वहां पर आर्मी और आईएसआई दोनों सपोर्ट कर रही है उन जिहादियों को। क्यों? उसको लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि पहले तो ये है कि आसिम मुनीर, उसके दिमाग में एक फतूर है कि हम ऑपरेशन सिंदूर जीत गए हैं। तो चलिए, गफलत में रहने की इनको आदत है। 47 से लेकर अब तक 5 बार 6 बार इन्होंने युद्ध किया। इनको अभी भी लगता है कि 6 के 6 युद्ध ये हारे हैं, जीते हैं जो कि हारे हैं। तभी बोलते हैं 6-0, क्रिकेट के मैदान में 6-0 के साइन देते हैं कि हमारी आर्मी 6 बार लड़ी, भारत से 6 बार हार गई। फिर कहते हैं कि 6 बार हम भीख मांगने गए दूसरे कंट्रीज में, हमें एक बार भी भीख नहीं मांगी, उसको ये जश्न मना रहे हैं। चलिए, ऐसी बेवकूफों का यही होता है हाल। अब इसके बाद आते हैं कि जो बांग्लादेश का एंगल है, ये क्यों हो रहा है? वहां पर जानबूझकर अमेरिका ने अपना एक एजेंट
आज ये जो मैड यूनस जो बिठाया है बांग्लादेश में, वो बिठाया ही इसलिए था कि वहां पर एक चलती फिरती डेमोक्रेटिक कंट्री को इन्होंने इस्लामिक बना दिया और वहां पर जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है। जिहादी को बांग्लादेश में प्रमोट क्यों किया जा रहा है? एक ही कंट्री जिसको तंग करना है, वो है भारत, क्योंकि भारत की तरक्की को रोकना है और कोई मकसद नहीं है। इनका कोई मकसद नहीं है कि पाकिस्तान को तंग करें या चाइना को तंग करें, वो भारत को तंग करना है एंड सीआईए इसके पीछे है। इसने कसूरवार वो ना पाकिस्तान है ना बांग्लादेश है, वो कसूरवार अमेरिका का सीआईए है। मैं सीआईए बोल रहा हूं, ट्रंप नहीं बोल रहा, क्योंकि ट्रंप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सीआईए इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। अब आते हैं ये हो क्या रहा है। पहली बात यह है कि जो ये सारा आपको केमिकल्स मिले हैं, अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल, ये मिलिट्री ग्रेड के आइटम्स है, ये आपको ऑन द शेल्फ नहीं मिलती हैं। और इसकी पूरी ट्रेनिंग पिछले 15-20 साल में जो बच्चे थे उनको पहले इंजीनियर बनाया गया, उनको डॉक्टर बनाया गया, उनको वकील बनाया गया, इतना इन्फिल्ट्रेट किया गया उनके दिमाग को कि तुमने ये चीजें सीखने के बाद जिहाद करना है। हम सोचते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। मैं जब भी बोलता हूं वीडियो में हमेशा बोलता हूं, ये 30 करोड़ जिहादी रहते हैं भारत में, इनको आपको सिर्फ एक्टिवेट करने की जरूरत है, ये एक्टिवेटेड ही है, क्योंकि इनकी किताब दिखाती है इनको कि आपको अल्लाह को खुश करने के लिए जिहाद करना पड़ेगा। ये पढ़ लिख जाएं, ये वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, ये होम मिनिस्टर बन जाएं, ये कुछ भी कर लें, ये जिहादी ही रहेंगे और ये इलीगली भारत में रह रहे हैं। 30 करोड़ के 30 करोड़, क्योंकि 1947 में इन्होंने अपना कंट्री ले लिया था, तो फिर यहां पे झक मार रहे हैं। तो ये जो इलीगल काम रह रहे हैं वो इलीगल काम करने के लिए ही रह रहे हैं। और इलीगल काम क्या है कि आपकी हर गली में दहशत फैलानी है। दहशत जब फैलाते हैं, अब देखिए गांव गांव में क्या हो रहा है, जहां पर ये 10 लोग भी चले जाते हैं, इतनी दहशत फैलाते हैं कि पूरा गांव वो खाली हो जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू नाउ, कि हिंदू दुखी होकर इस कंट्री को छोड़कर भाग जाए। हाँ, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये कभी बांग्लादेश से नेपाल जाएंगे, नेपाल से भारत आएंगे, 3200 किलो इन्होंने भेजा, उसमें से आपने 2900 किलो पकड़ लिया, 300 किलो अभी भी मार्केट में फिर रहा है। आपको क्या पता कि ये एक ही खेप थी? हो सकता है 3000 की आपके पास इंफॉर्मेशन है, और भी आया होगा। और ये तो 2 लोग थे जो पैनिक में आकर उन्होंने इसको फोड़ दिया अपने आप को बचाने के लिए। और कितने लोग हैं जो पैनिक में नहीं आएंगे, और कितना सामान है जो आपकी कंट्री में होगा। जिस दिन तक आप चाइना की पॉलिसी या इजराइल की पॉलिसी भारत में नहीं अपनाते, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। मुद्दा 300 किलो बच गया, ये अब क्या करेंगे हमें मालूम है, ये उसमें कोई पकौड़े तलने वाले नहीं है, ये बॉम्ब बनाने वाले हैं, ताकि आपको कोई हाई टारगेट है जिसको इन्होंने अचीव करना है। और दिल्ली ही क्यों? क्योंकि दिल्ली से पूरे भारत में एक दहशत का माहौल बनता है, इसलिए दिल्ली को टारगेट किया जा रहा है। जी, खबरें तो ये भी आ रही है ना कि इनका टारगेट वो लाल किला था और बहुत सारे धार्मिक स्थल इनके टारगेट पर थे। और साथ ही साथ आप ये देखो कि जैसे आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश का कनेक्शन अब सामने आ रहा है, तो ये जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, यहाँ पर तो बड़ी आसानी से आवाजाही हो सकती है। उसी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने और इन जिहादियों ने। बट अंजू जी, मुझे हैरानी होती है कि हम आज नेपाल के बॉर्डर की बात कर रहे हैं, क्या बांग्लादेश का जो बॉर्डर भारत से लगता है क्या वो पोरस नहीं है? आपने जितने इलीगल्स को पकड़कर असम से बांग्लादेश फेंका, कि जिस कूड़े के ढेर में पैदा हुए कॉकरोचों की तरह वहीं वापस जाके रहिए, ये वापस 1 हफ्ते के बाद भारत में पाए गए, दे केम बैक। इतना पोरस अपना बॉर्डर हो तो हमें नेपाल से भेजने की जरूरत क्या है? ममता बानो बैठी तो है वहां पर, टनल्स बनाई हुई है वहां पे भारत और बांग्लादेश के बीच में, और उनको गले लगाया जा रहा है इसी से लाने दो इनको। तो जब वो वहां से फ्रीली भारत में आ सकते हैं, कभी त्रिपुरा से, असम में हमने बंद कर दिया, कभी मणिपुर से, कभी वेस्ट बंगाल से, तो नेपाल के थ्रू क्यों? दैट मीन्स कि उनके मल्टीपल रोड्स हैं जहां से वो भारत में आ रहे हैं। शायद थोड़ी सी सख्ती हमारे जो बीएसएफ है उन्होंने शुरू करी बांग्लादेश के ऊपर, इन्होंने नेपाल का रास्ता भी पकड़ लिया। तो दैट मीन्स वो कभी नेपाल के थ्रू आते हैं, कभी सी के थ्रू आते हैं, और कभी वो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल की तरफ आ रहे हैं। वो अपने टैक्टिक्स को चेंज करते जा रहे हैं, और ये बहुत डेंजरस है, जो लोगों को समझना पड़ेगा। पहली बात, आप देखिए जितने भी लोग पकड़े गए, अब इन्होंने अपने जो टैक्टिक्स है उनको चेंज कर दिया है। टैक्टिक्स क्या है? पहले होता था कि एक जो मस्जिद है या इनकी जो मदरसे हैं, वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, पूरी प्लानिंग दी जाती थी, वहीं पर असला बनाया जाता था और फिर ये अटैक करते थे। अभी मॉड्यूल चेंज कर दिया है। मॉड्यूल ये है कि अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिसमें बच्चे और लेडीज भी इन्वॉल्व हैं, और उसके अंदर क्लासेस भी इस तरह से हैं कि एक आदमी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है प्लानिंग बनाने की, दूसरा मॉड्यूल जो है वो कोई और क्लास दे रहा है,
वहां पर बनाया जाता है कि बॉम्ब कैसे बनाना है। तीसरा मॉड्यूल है कि केमिकल्स कहां से लेने हैं, कहां पे लेके जाने हैं। चौथा है इसको इकट्ठा कैसे करना है, और पांचवें वाला एग्जीक्यूट करता है। और ये पांचों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो अब आप पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे कैसे भाई? ऑपरेशन सिंदूर में आपने जाकर उनकी मस्जिदें और मदरसों को आपने अटैक कर दिया, तो आपने टेरर का जो अड्डा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ आता है? इसलिए अब ये वहां पे मस्जिदों में ये नहीं बैठते, अब ये ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तरक्की करने के लिए, ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बर्बादी के लिए। अब इसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? जो आदमी ऑनलाइन बैठा है और कहां बैठा दुनिया में ये आपको पता नहीं है। तो इनका मॉड्यूल भी चेंज हो गया है, और यही चीज है जो डेंजरस होती जा रही है भारत के लिए। ये बड़ा आसान है कहना कि इन्होंने नेपाल का बॉर्डर पकड़ लिया। अंजू जी, दे कैन कम फ्रॉम नेपाल, दे कैन कम फ्रॉम कश्मीर, दे कैन कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दे कैन कम फ्रॉम मणिपुर, इवन की जो हमारा कोस्टल लाइन है पूरे भारत का, जो 11,000 किलोमीटर का एरिया है, वहां पर आपको एक भी इंसान नहीं दिखता। ये जाली वाले, टोपी वाले और करी वाली दाढ़ी वाले यही दिखते हैं आपको, क्योंकि उन सब जगह पे इनका कब्जा है। जो नेपाल का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का हो या कोस्ट लाइन हो, इसलिए आपकी जो ये एजेंसीज हैं वो सब भाग रही हैं। मैं पिछले 2 साल से लगातार वीडियो बना रहा हूं कि प्लीज आपको चाइना वाला मॉडल अपनाना पड़ेगा। और कल की न्यूज है, चाइना ने डिक्लेयर कर दिया अपने कंट्री में इस्लाम एक इलनेस है। इस इलनेस का एक ही इलाज है जो पागल कुत्ते का किया जाता है। जिस दिन भारत की गवर्नमेंट ये चीज नहीं करेगी, बिना डरे कि वेस्टर्न मीडिया आपके लिए क्या बोलेगा, तब तक आप देश को नहीं बचा सकते। ये एक, मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल रियलिटी है। और ये जो हादसा हुआ है इसने आपको बता दिया, इनकी गली गली में, घर घर में इनकी प्लानिंग है। और आपकी, आप अभी भी सोए हुए हैं जी। ये जो अभी जैश ए मोहम्मद का नाम बीच में आया, पोस्टर लगाते हुए डॉक्टर पकड़ा गया, आप सही कह रहे हैं कि पहले मदरसा छाप बच्चों को, या कहा जाए कि भटके हुए युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को ये लोग इस तरह से जिहादी बनाते थे। लेकिन पहली बार डॉक्टर जैसा पेशा जो बड़ा ही पायस माना जाता है, उस पेशे के लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह से किया कि बाहर से कोई आतंकवादी भारत में नहीं आया, पाकिस्तान से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई, लेकिन यहाँ बैठे हुए लोगों का ही ब्रेन इस तरह से वॉश किया गया कि देखो अमोनियम नाइट्रेट की इतनी सारी खेप डॉक्टरों ने अपने घरों में रख ली। अंजू जी, यहीं तक नहीं, उनके घरों में AK-47 पाई गई है, उनके घरों में और केमिकल्स पाए गए हैं। और जो रेजिन्स पाए गए हैं वो इसलिए था कि पानी की टंकी में मिक्स करना है, हिंदू के एरिया में पानी जाएगा, वो पीने के बाद 10-20 लाख हिंदू मारे जाएंगे। प्लानिंग उनकी जबरदस्त है। ये वही काम कर रहे हैं जो इनको पढ़ाया जाता है। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं पहले बोला, इनको, इनके मॉड्यूल चेंज हो गए हैं। अब इन्होंने ऑनलाइन उन बच्चों को, उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया जो कि व्हाइट कॉलर जॉब्स जिसको हम बोली जाती है, ये उनको पकड़ना शुरू हो गया, क्योंकि उनको ट्रैक करना मुश्किल है। उनका एक्सेस है सोसाइटी के अंदर, घरों के अंदर, और उनको पकड़ने का मतलब है कि अब आप ट्रैक करना आपके लिए इम्पॉसिबल बनता जा रहा है आगे आगे जाकर। ऊपर से क्लासेस भी ऑनलाइन है। रेडिकलाइज, ये तो बचपन से रेडिकलाइज है, इनको सिर्फ ट्रिगर करना जरूरी था, और ट्रिगर इनको मिल चुका है। और ट्रिगर किसने किया? इनको ट्रिगर कोई पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने नहीं किया अंजू जी, इनको ट्रिगर किया राहुल गांधी ने। जब वो रोज बोलता है कि मैं हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ूंगा इस देश में, जो अमोनियम नाइट्रेट का बॉम्ब है वो हाइड्रोजन बॉम्ब ही होता है। वो तो आपको ओपनली चैलेंज कर रहा है कि मैं गली गली में यहां पर हाइड्रोजन बॉम्ब मैं फोड़ने वाला हूं। उसने वही किया, और यहां पर इनको इंडिकेशन मिल गया कि हाइड्रोजन बॉम्ब फिरने वाला है, फटने वाला है, एंड दे हैव डन इट। सेकेंडली, आपको याद होगा प्रियंका गांधी ने अभी बिहार के इलेक्शंस में एक बात बोली। क्या बोला? कि महात्मा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी थी, अब हमें दोबारा से कांग्रेस वही लड़ाई लड़ने वाली है। महात्मा गांधी ने कौन सी लड़ाई लड़ी? महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी भारत का बंटवारा करने की, मुसलमानों को सारे हक देने की, और देने के बाद भी उन कॉकरोचों को भारत में छोड़ दिया। अब प्रियंका गांधी क्या बोल रही है, अब राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, आप दोनों को पैरेलल देखिए। वो बोलती है कि मोहम्मद गांधी ने जो लड़ाई लड़ी थी भारत का बंटवारा करने की, हमें दोबारा से वही मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी बोलता है उस मुहिम को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने पड़ेंगे, और आपको दिल्ली में हाइड्रोजन बॉम्ब फटा हुआ दिखता है। आप पैरेलल देख लीजिए। अब आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश तंग नहीं कर रहा, ये गंदगी फैमिली आपको तंग कर रही है। जितनी जल्दी हम समझ आएंगे, जो यहाँ का सेकुलर हिंदू है, सनातनी को समझाने की जरूरत नहीं है, उसे मालूम है ये देश मेरा है, मैं इसे बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। दिक्कत है सेकुलर हिंदुओं की, जो आज भी 30% इसी गंदगी वाली फैमिली को वोट करती है। और वो क्या बोल रहे हैं? गांधी वाली लड़ाई हम दोबारा से लड़ेंगे, उसके लिए भारत में हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे। दिल्ली में हाइड्रोजन बॉम्ब फट गया, जो कि इंटेंशन उस एरिया में फोड़ने की नहीं थी, ये तो जा रहा था कहीं बड़ा बॉम्ब बनाने के लिए। वहां पर असला इकट्ठा हो रहा है बॉम्ब बनाने के लिए, जो अभी भी
ये तो आपको महादेव ने बचा लिया एक बड़े हादसे से। आपने 99 बार इनको रोक लिया। हमारी एनआईए दिन रात काम कर रही है। एनआईए को इस प्लानिंग का भी पता था जो ये केमिकल जा रहे हैं, तभी ये उस सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे बैठे रहे अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद निकलना पड़ा तो देखा सामने सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने आप उसको फोड़ लिया। बट दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप अनलेस यू डू नॉट स्टॉप देम। और स्टॉप करने का एक ही तरीका है, चाइना मॉडल या इजराइल मॉडल। और आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने 2024 के इलेक्शन के दौरान कहा था ना कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, तीली लगाने की देरी है। तो इसी Yes. अब जिस तरह के हालात दिख रहे हैं वही लग रहे हैं कि जगह जगह आप सोचिए 300 किलो है या उससे ज्यादा है, और कितनी खेपें आई, अभी तो इसके बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बातें सुनिए, वो कहते हैं अरे हमारी जांच एजेंसियां फेल हो गई, कैसे दिल्ली तक ये सारा असला पहुंच गया, कैसे ये ब्लास्ट हो गया। अपने वक्त को याद नहीं करते कि 2014 से पहले कितने धमाके इस देश में हुए, और 2008 का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला मुंबई पर जब हुआ तो 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समंदर के रास्ते मुंबई कैसे पहुंच गए, इसका जवाब नहीं है कांग्रेसियों के पास। उन्हीं की सरकार थी उस वक्त, लेकिन यहां पर सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करने में वो 1 मिनट नहीं लगा रहे। अंजू जी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी को 2011 में जब ब्लास्ट हुए थे हमारे देश में, उनसे पूछा गया था कि ये ब्लास्ट अब रोकते क्यों नहीं है। राहुल गांधी का खुद का आंसर है उस वक्त कि सभी टेररिस्ट अटैक को रोकना इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा कंट्री है। आज वही राहुल गांधी और उसकी पार्टी मोदी जी को, जिन्होंने 11 साल में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट, एक भी गोलीबारी नहीं होने दी, आज उनको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे होने दिया। पहले तो हमें ये पूछना चाहिए, आपके प्रिय मुसलमानों के पास इतना सामान आया कैसे? आप ही की तो है, हमारे तो थे नहीं। बीजेपी तो कभी क्लेम ही नहीं करती ये भारतीय हैं। हम तो हमेशा बोलते हैं ये 80-20 की लड़ाई है। हम तो ओपनली बोलते हैं ये ना हमारे थे, ना है, ना रहेंगे। दे डू नॉट बिलोंग टू अवर कंट्री, नॉइदर टू अवर पार्टी, नॉट टू अवर नेशन। हम तो ओपनली बोलते हैं। ये आप ही के थे हमेशा जो आपको 100% वोटिंग करते हैं। सबका साथ के बाद भी इनका साथ 1% भी आपको नहीं मिला, क्योंकि ये हमारे है ही नहीं, तो आपके हैं। पहले तो आप क्वेश्चन दीजिए, इसका आंसर दीजिए हमें कि आपके ये प्यारे बकरी वाली दाढ़ी वालों के पास इतना असला आया कैसे? डॉक्टरों के पास AK-47 कैसे आया? क्या आप ही इन्वॉल्व तो नहीं थे? क्योंकि आप ही बार बार बोल रहे हैं मोहम्मद गांधी वाली लड़ाई और हाइड्रोजन बॉम्ब में फोड़ने हैं, कैरोसिन हमने छिड़का हुआ है, सिर्फ तीली लगानी है। आप ही की तो स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है हमें इनके क्वेश्चन का आंसर देने की बजाय इनको क्वेश्चन पूछना चाहिए, हाउ डिड दीज पीपल हैव ऑल दीज थिंग्स? और आप ही तो पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि इनको उतार दीजिए, हमें ले आइए, उसके बाद जो आप बोलेंगे हम देने को तैयार हैं। तो ये आप ही की ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। आप ही चाइना में जाकर 2008 में बेशर्मी से एग्रीमेंट करते हैं भारत को बेचने का। तो आंसर्स इनको देने हैं, हमें नहीं कि हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी। हमारी एजेंसीज वही कर रही थी जो उनको करना चाहिए। जो आपने 99 बार पूरे भारत में, कभी 200 किलो बॉम्ब मिलता है, कभी आपको RDX मिल रहा है, कभी आपको केमिकल्स मिल रहे हैं, कभी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, कभी इंजीनियर, और कभी मदरसा छाप। हमारी एजेंसीज वही कर रही हैं जो करना चाहिए। बट एक बार बीच में से स्लिप हो गया तो आपने कटघरे में खड़ा कर दिया अपना टाइम, जब आप बोलते थे कि सबको रोकना बड़ा मुश्किल है। और कश्मीर के जो जानवर थे उनको आप प्रधानमंत्री के ऑफिस में बुलाकर आप मीटिंग्स करते थे और उनको बोलते थे प्लीज हमारे ऊपर अटैक ना करें। आप वो टाइम भूल गए जब उनको, आज वो भीख मांग रहे हैं कि हमारी जान बख्श दीजिए। पहले आप उनसे भीख मांग रहे थे कि हमारी जान बख्श दो, हिंदुओं को मारना मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें कुछ बोलना। अब वो टाइम भूल गए। तो इसलिए इनके क्वेश्चंस का आंसर मिल नहीं सकता। इनको क्वेश्चन पूछने चाहिए which nobody dares to ask, जो आज मैं आपके चैनल के थ्रू मैं पूछ रहा हूं जी। और दूसरी तरफ आपको क्या ऐसा लगता है कि इस तरह के धमाके, या 1993 में मुंबई में जिस तरह से सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इस तरह की कोई साजिश थी ताकि मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, रिजीम चेंज किया जाए? ये तो एक मुहिम चल ही रही है ना रिजीम चेंज की। अजय जी, पहली बात यह है कि आपको एक पैटर्न समझना पड़ेगा। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। ये डेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 26/11 आ रही है, ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर में इनकी जो प्रिय पाकिस्तान है उसकी जो वाट लगी है उसका बदला लेना है। 26/11 की तैयारी थी कि 26/11 को दोबारा से एक मैसेज दिया जाए कि वी आर स्टिल रेलिवेंट। आपने SIR को लॉन्च कर इनको पॉलिटिकली आपने बिल्कुल इररेलिवेंट कर दिया। इनकी एक ही तो इंपॉर्टेंस थी, ये पॉलिटिकली इनकी वोट बैंक इनका बहुत बड़ा है। आपने उसको इररेलेवेंट करने के बाद इनको बिल्कुल ऐसे कर दिया कि यार यू आर यूजलेस।
अब ये अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं और 26/11 को इन्होंने ये काम कर रहा था। और मेरी भी एक गुहार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गुस्से में बोल रहा हूं आज मैं, कि अगर इनको डेट से इतना प्यार है, आप भी 26/11 को, या एक बहुत महान दिन आने वाला है 6 दिसंबर, जिस दिन गंदी बाबरी मस्जिद हमने परमानेंटली खत्म कर दी थी, उस दिन आप भी एक मैसेज दे दीजिए इनको। बेशक भारत के अंदर जो पाकिस्तानियत है, या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, आप भी इनको उसी भाषा में जवाब दीजिए। इनको डेट से बड़ा प्यार है, उसी डेट पर आप भी आंसर दे दीजिए। आपको कौन रोकता है? वैसे आज हमारी जो डिफेंस की कैबिनेट मंत्रालय है, वो पूरी मीटिंग्स कर रहे हैं कि आगे करना क्या है, क्योंकि हमारे पास पूरी कड़ियां हैं कि कैसे पाकिस्तान, कैसे बांग्लादेश, कैसे नेपाल के रूट्स, कैसे कांग्रेस, ये सब इकट्ठे मिलकर भारत को दहलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मोदी जी की कल स्टेटमेंट आपने अगर सुनी हो, कहां पे थे वो? भूटान में। उन्होंने 2 स्टेटमेंट्स बोली। वहां पर पीस कॉन्फ्रेंस में गए हैं और वहां पे बोला है कि हम किसी को, पीस कॉन्फ्रेंस में वो ये बोल रहे हैं जिन्होंने ये काम किया है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई एम इन टच विद ऑल माई सिक्योरिटी एजेंसीज, और उनको मैंने बोला है इसके मामले की तह तक जाइए। रीजन क्या है? रीजन ये है, आपको अब प्रूफ चाहिए कि कहां से पॉलिसी, ये प्लानिंग हुई, कहां से एग्जीक्यूशन हुआ, और वो प्रूफ इकट्ठे कर कर आपको ये पॉलिसी देनी है, डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे मारनी है कि बेटा तुम बड़े बड़े नए नए मुसलमान बने हो, ये देखो तुम्हारे बच्चों का हाल क्या है। अब मैं जो करूंगा, अब मैं सुनने वाला नहीं हूं किसी की। ये रही प्रूफ। और उसके बाद जैसे ही अमेरिका की जो सपोर्ट है पाकिस्तान को, आज नहीं नहीं मुसलमान बने हैं तो 5 बार नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये प्रूफ देने उसको जरूरी है ताकि कोई इंटरवीन ना करे। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने गुहार लगाई थी कि प्लीज इस युद्ध को बंद कर दीजिए, हमारे सारे एसेट्स को आपने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के अंदर। उसको रोकने के लिए आप प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मोदी जी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास। एंड दूसरी मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज ये है, हमने एनआईए को, आईबी को, हमने एनआरओ को, हमने किसी को भी एक्टिवेट नहीं किया। हमने अजीत डोभाल को मैदान में उतारा है। और जब अजीत डोभाल उतरते हैं तो बड़े बड़ों की पैंटें वो गिली होनी शुरू होती हैं, और पूरे प्रूफ लेकर वो मोटी सी फाइल बनाकर वो अमेरिका जाने वाली है। दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू सेंड द फाइल टू पाकिस्तान की, देखिए हमारे पास प्रूफ है आपने ये काम किया। दिस टाइम द फाइल विल गो टू यूनाइटेड नेशंस एंड टू अमेरिका, कि हम अब जब करेंगे नोबडी शुड कम इन बिटवीन, और हमें फोन करने की तो गलती भी मत करना इस बार। पिछली बार तो तुमने कर दी थी। तो ये काम हो रहा है आपकी गवर्नमेंट की, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका मैसेज बड़ा क्लियर है कि इस बार इट विल बी फुल एंड फाइनल। सुमित जी, इसी डर के मारे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछली बार याद कीजिए, पहलगाम के तुरंत बाद आ गया था कि हमने ये करवाया है, उसके बाद भारत ने ठोक दिया। तो इस बार तो मुनीर भी डरा हुआ है, सारे के सारे हाफिज सईद और मसूद अजहर ये भी डरे हुए हैं। और डर के मारे देखो क्या काम किया है मुल्ला मुनीर ने। इस्लामाबाद में अपने ही एक अदालत के सामने इसी तरह से कार में धमाका करवाकर 12 लोग मरवा दिए, ताकि वो ये रोना रो सके कि भारत ने करवाया। उसने तुरंत उसके बाद रोना भी रो दिया कि भारत ने करवाया है और हम भी विक्टिम है, हमारे यहाँ भी आतंकवाद है। आप देखिए चालबाजियां डर के मारे क्या कुछ हो रही हैं। आपको याद होगा कि हमने जब यहाँ पर हमारे इन्होंने अटैक किया, 26 लोगों को मारा गया पुलवामा में, हमने क्या किया? हमने जाकर वहां पे इतने लोग मारे, लेकिन उनको उफ नहीं है। वो आज भी इस बात की खुशी मनाते हैं कि उन्होंने हमारे 26 मारे। तो हमारे एक मरने का भी हमें दुख है, उनके 1000 भी मर जाए उनको दुख नहीं है। तो इसलिए वहां पर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो मैटर नहीं है, लेकिन जो हरकतें हैं वो मैटर करती हैं। आसिम मुनीर जब वहां पर नोटम इशू करता है कि अपना नो फ्लाई जोन वो ऑर्डर करता है, नेवी को स्टैंड बाय पे रखता है, आर्मी को बोल दिया कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के वो वहां पहुंचना शुरू करें। इसका मतलब है उन्हें मालूम है कि दे वर इन्वॉल्व्ड। वरना अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है, हमारे हाथ को सबूत नहीं आते, तो इनको डरने की जरूरत क्या थी? तो इससे ही आपको पता लग जाता है कि दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दीज थिंग्स। और हमारे पास प्रूफ आएगा और हम छोड़ देंगे। ये मनमोहन सिंह वाला भारत नहीं है। मोदी जी के पास प्रूफ जिस दिन आ गया, ही इज नॉट गोइंग टू स्पेयर। ये गारंटी है आपके। मैं गारंटी वर्ड कभी यूज करता नहीं हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं कि अगर पाकिस्तान का एक भी कड़ी इसमें जुड़ी हुई दिखाई दी, जो मिलेगी मिलेगी। ये हो ही नहीं सकता कि भारत के रहते हुए, भारत में रहते हुए ये इलीगल जिहादीस ये अपने दिमाग से वो काम कर लेंगे। इनको पीछे से डायरेक्शन आती है, पैसा मिलता है तो ये चलते हैं। तो भारत के पास एक भी प्रूफ आ गया तो ये अच्छी तरह से नपेंगे इस बार। और इस बार इंडिकेशन भी है
कि इस बार मोदी जी अपने भारत की बाउंड्री को एक्सपैंड करने वाले हैं। वो बेशक 1 किलोमीटर करें, वो एक्सपैंड होगी जरूर अगर पाकिस्तान की या बांग्लादेश की इन्वॉल्वमेंट बीच में दिखाई दी। और एक तरफ हमारी नीड है और दूसरी तरफ हमारी वांट है। चिकन नेक को ब्रॉड करना हमारी नीड है और पाकिस्तान में से पीओके वापस लेना ये हमारी वांट है। अब वांट पूरी होगी या नीड पूरी होगी ये वक्त बताएगा। और आसिम मुनीर को ऑलरेडी मालूम है, इसलिए सदमे में भी है और हो सकता है पिछली बार की तरह बुर्का डाल के बंकर में कहीं बैठ भी गया हो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि उसने अपना पैर खुद बड़ी सी तलवार पे रख दिया है, क्योंकि कनेक्शन तो सामने आ रहा है। आईएसआई का चीफ क्या कर रहा था बांग्लादेश में, वो जो सैफुल्ला आतंकवादी है वहां का, सैफुल्ला सैफ जो कि हाफिज सईद का करीबी है, वो बॉर्डर एरिया में घूम घूम कर बिहार चुनाव के मद्देनजर पटना पटना क्यों चिल्ला रहा था। ये सब हरकतें जो हो रही थी आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से बांग्लादेश में, इनका कुछ कनेक्शन तो था और अब समझ में आ गया है। तो डरने की बात तो पाकिस्तान के लिए है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी दिन तो पाकिस्तान ठुकेगा ठुकेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये बार बार भारत कह रहा है और भारत की पूरी तैयारी है। तो अब देखते हैं किस दिन ये होता है, लेकिन तार साफ नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के। आपने समय निकाला सुमित जी, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।